जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। ईद दृष्टि कर रहे हैं करंट अफेयर की। शुरू करते हैं भाई। अनु जो निर्णय आया है वो क्या है, इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। ई दृष्टि डियर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बुक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, किसकी भाई, यूपी पीसीएस की बात करें, तो 35 से 40 क्वेश्चन, क्या 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट यही मतलब कि इसी बुक से बनते हैं, घटना चक्र और ई दृष्टि से। अगर यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर देख लेना। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ से देखे गए हैं, तो सभी को अच्छे से क्लास को देखना है और क्लास बंक करके नहीं भागना है। स्टार्टिंग से लेकर सभी को अंत तक जुड़े रहना है। कल भी क्लास कराई थी, ई दृष्टि की पहला लेक्चर था, वो भी जाके देखना है। प्लेलिस्ट बना दी है, ये वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। शुरू करते हैं, जैसे बात करते हैं भाई 370 की। क्या भाई, अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है। क्या है इसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। आप सभी को पता है, कई बार इंडियन पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई जम्मू कश्मीर किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होता है कि भाई अनुच्छेद 370 में दिया गया है। देन वर्ष 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। 370 में, अनुच्छेद 370 में इसे मतलब कि जम्मू कश्मीर को 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 370 के तहत भारत की संसद जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में केवल विषय पर ही वही कानून बना सकती थी। क्या था इसमें, अनुच्छेद 370 के तहत। अगर पूछ ले अनुच्छेद 370 के तहत क्या निहित है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 370 के तहत जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, भारत की संसद है, वह जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केवल पर ही कानून मतलब कि लॉ बना सकती थी। अनुच्छेद 370 के कारण ही भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद जम्मू कश्मीर, ध्यान देंगे भाई, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। बहुत सारे ऐसे लॉ थे जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। देन अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 370 से ही उपजा है। जो अनुच्छेद क्या भाई, अनुच्छेद 35A की बात हो रही है। जो अनुच्छेद 35A है वो किससे उपजा है, अनुच्छेद 370 से ही उपजा है। वर्ष 1954 में जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही स्थायी नागरिकों को जमीन खरीदने, कारोबार करने, नौकरी आदि के बारे में भाई विशेष प्रावधान किए गए थे। अगस्त सन 2019 में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 एवं 35A, क्या भाई, अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे की समाप्ति को मंजूरी प्रदान की थी। लेकिन अनुच्छेद 370 एवं 35A को निरस्त किए जाने के बाद 31 अक्टूबर सन 2019 से जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 11 दिसंबर सन 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 50, ये काफी महत्वपूर्ण है, 50 के सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35A को निरस्त करने के निर्णय को भाई वैध ठहरा दिया है, मतलब कि सही ठहरा दिया है। क्या है, 11 दिसंबर 2023, ये डेट आपको याद रखनी है। 11 दिसंबर सन 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 मतलब कि 5 जजों की जो बेंच होती है, 5-0 के सर्वसम्मत फैसले, मतलब कि कोई भी अगेंस्ट नहीं था, सबकी सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहरा दिया गया है। नेक्स्ट, इस संविधान पीठ में जस्टिस, भाई सारे जजों के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। भाई जज कौन कौन से थे,
डी वाई चंद्रचूड़। क्या भाई? डी वाई चंद्रचूड़ जो कि अध्यक्ष थे। इन अध्यक्ष सहित कितने थे? 4 और थे। नाम याद रखेंगे, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना। एक तो आप कौल याद रखेंगे, एक आप खन्ना भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। जस्टिस वी आर गवई, एक गवई याद रख ले, और सूर्यकांत याद रखे। 5 नाम आपको याद रखने हैं। अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष तो थे चंद्रचूड़, ये तो याद हो जाएगा। 4 जो और थे उनका नाम आपको याद रखना है। कौल याद रख लेंगे, खन्ना, कौल खन्ना, भाई जो मैं बोल रही हूँ वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो एक्स वाई जेड में नहीं लेनी है चीजों को, ठीक है भाई। ये कोई टीचर तभी बोलते हैं जब उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। 2 नंबर से मेरा यूपी पीसीएस प्री रुक गया था, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। मैंने बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर सोल्व कर रखे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। तो मुझे पता है कि भाई 370 अनुच्छेद से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपसे जजों का पूछ सकते हैं कि भाई कितने जजों की बैच थी, आपको जजों के नाम पता होने चाहिए। बोल देंगे इसमें से कौन से जज नहीं थे, तो जब आपको ये पता होगा कि भाई ये थे, तो आप नहीं है को तो एलिमिनेट कर ही देंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाई, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त सन 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 370 एक बंद था, स्थायी नहीं था, अस्थायी था। यह अनुच्छेद एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने 370 को हटाने को वैध ठहराते हुए धारित किया कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया 5 अगस्त सन 2019 को तात्कालिक राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का पूरा अधिकार था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं। यह पावर राष्ट्रपति के पास है। इस हेतु संसद के दोनों सदन, वही संसद के कितने सदन है? सदन तो है 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पॉलिटी में कई बार क्वेश्चन बनता है कि संसद किस किस से मिलकर बनी है, तो आपको लगाना है संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। देन संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी की बात हो रही है, से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी सही ठहराया कि जब अनुच्छेद 370, जब अनुच्छेद 370 निरस्त हो चुका है, तो अब जम्मू और कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व रह जाता है। नेक्स्ट, न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने और सन 2024 चुनाव कराने का निर्देश दिया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक सन 2023 की बात हो रही है, एवं जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक सन 2023। इसमें क्या है देखेंगे सभी बच्चे। 11 दिसंबर सन 2023 को भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक सन 2023 एवं जम्मू कश्मीर आरक्षण रिजर्वेशन विधेयक सन 2023 पारित किया। पॉइंट क्या है? जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक सन 2023। इस विधेयक का उद्देश्य जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक सन 2004 की धारा 2 में वही संशोधन करना है। नेक्स्ट, विदित हो कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम सन 2004 अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नौकरी, जॉब्स की बात हो रही है, नौकरी तथा व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पारित विधेयक में जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम सन 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित वर्ग सामाजिक जाति शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से प्रतिस्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक सन 2023। पारित विधेयक वर्ष सन 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करता है। इस संशोधन के अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, जिसमें एक भाई महिला सदस्य होगी।
देन इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के नाम से जिसे हम जानते हैं से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़कर कितनी हो गई है भाई, 114 करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, इन सदस्यों में 7 सीटें एससी अनुसूचित जाति तथा 9 सीटें एसटी जनजाति के लिए आरक्षित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर विधानसभा की वास्तविक सीटें कितनी है, 83 से बढ़कर भाई 90 करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से 43 सीटें जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में होगी। क्या भाई ध्यान देंगे, 43 सीटें तो होंगी जम्मू की और भाई 47 सीटें होंगी कश्मीर में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक सन 2023 की हम बात कर लेते हैं। 12 दिसंबर सन 2023 को लोकसभा द्वारा पारित हुआ, 18 दिसंबर सन 2023 को राज्यसभा द्वारा भी वही पारित कर दिया गया। इस विधेयक के माध्यम से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम सन 2019 में संशोधन प्रस्तावित है। नेक्स्ट, इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जाति मतलब कि एससी, अनुसूचित जनजातियों मतलब कि एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। इस विधेयक के प्रावधान विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद प्रभावित होंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेरा युवा भारत। इस बार काफी चर्चा में था तो एग्जाम में भी भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ध्यान देंगे सभी बच्चे। 15 अगस्त सन 2022 की बात हो रही है। 15 अगस्त सन 2022 को भारत की स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। देन स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अवधि को क्या कहा गया, अमृतकाल। यह क्वेश्चन दूसरा बन जाता है आपका मेरे युवा भारत से। क्या भाई आपसे पूछेंगे 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय अवधि को क्या कहा गया, तो आपको ध्यान रखना है इसे ही अमृतकाल कहा गया। नेक्स्ट, इस निर्णायक पड़ाव पर भारत के युवाओं को देश का भविष्य रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्या भाई भारतीय जो युवा है उनको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि देश वर्ष सन 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने की एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। कब तक भाई, सन 2047 तक। विजन सन 2047 को साकार करने के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं और ग्रामीण शहरी युवाओं को एकल मंच पर ला सके। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक नए स्वायत्त शासी निकाय नामक मतलब मेरा युवा भारत माय भारत के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना का निर्णय लिया है। किसने लिया है, अगर पूछ ले मेरा युवा भारत जो ये पहले ही है किसने शुरू की है, तो केंद्र सरकार, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। 31 अक्टूबर सन 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। अगर पूछ ले मेरा युवा भारत का शुभारंभ किसने किया या मंच का शुभारंभ किसने किया, तो आपको आंसर लगाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया, 31 अक्टूबर सन 2023 को किया। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अब आप मुझे ये बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके, जब भी आप वीडियो को देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती या किसके महान नेता के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्योंकि मैं कई बार क्लास में यह करा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखेंगे भाई, मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कैसा निकाय है भाई, ये स्वायत्त निकाय है। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह युवा विकास और युवा नेतृत्व
वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरा युवा भारत को देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए यह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मंच के माध्यम से युवा अपनी आकांक्षाओं को कर सकेंगे और विकसित भारत के निर्माण में भी वही योगदान दे सकेंगे। काफी महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स हैं, नोट करते हुए सभी बच्चे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाई, मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा मतलब कि यूथ की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेंगे। भाई जो युवा, मेरा युवा भारत हो रहा है, मेरा युवा भारत हो रहा है, तो आपसे एज भी पूछी जा सकती है। तो युवा किस श्रेणी में आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 15 से जो 29 वर्ष के हैं वो आयु वर्ग के युवाओं को इसमें लाभ होगा। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। नेक्स्ट, लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होंगे। ठीक है, इसमें तो आप देख ही सकते हैं किशोर 10 से 19। मेरा युवा भारत एक डिजिटल मंच है। कैसा मंच है, अगर पूछ ले कि भाई मेरा युवा भारत एक कैसा मंच है, तो फिजिटल मंच है। कैसा, फिजिटल मंच आपको याद रखना है, फिजिकल नहीं है, फिजिटल है। ठीक है, कभी फिजिकल लगा के आ जाओ, वहां पर देंगे फिजिकल है, फिजिटल है, तो आपको याद रखना है फिजिटल। कैसा भाई, फिजिटल मंच है। नेक्स्ट, फिजिटल का तात्पर्य, कि भाई फिजिटल का तात्पर्य क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो याद रखेंगे फिजिटल डिजिटल। क्या भाई, फिजिटल प्लस डिजिटल से है, इसका तात्पर्य किससे है, फिजिटल प्लस डिजिटल, जिसमें भौतिकी गतिविधि के साथ साथ ही डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास हो रहा है भाई, है ना, सक्रिय संचालक बनाने में मदद करेगा। ये पॉइंट भी हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। आजादी का, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर लेते हैं। क्या भाई, आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है। आगामी यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में आपको यहाँ से भी 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जानते हैं इसकी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। आजादी के अमृत महोत्सव का समापन, क्या भाई, समापन। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद के लिए भाई भारत सरकार द्वारा संचालित एक पहल थी। क्या, किसके द्वारा संचालित, भारत सरकार के द्वारा संचालित एक पहल थी। जन भागीदारी की भावना से इस महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया गया, जन उत्सव के रूप में मनाया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 15 नवंबर, प्रतिवर्ष याद रखेंगे सभी बच्चे, 15 नवंबर को रूप में मनाने की घोषणा की गई। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। आपको दे देंगे 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। कब, 15 नवंबर को। सभी बच्चे याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। देन इस अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को साहिब जादा जोरावर सिंह और साहिब जादा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस, कई बार वीर बाल दिवस से क्वेश्चन बना है, तो सभी बच्चे याद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। कब भाई, 26 दिसंबर को बनाया जाता है वीर बाल दिवस। किसकी शहादत की याद में मनाया जाता है, ज्यादा पूछ ले किसकी शहादत पर बनाया जाता है या शहादत की याद में मनाया जाता है, तो सभी बच्चे नाम याद रखेंगे। साहिब जादा जोरावर सिंह और साहिब जादा फतेह सिंह की शहादत की याद में भाई वीर बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, आजादी का अमृत महोत्सव ही प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये क्वेश्चन भी आपसे थर्ड पूछा जा सकता है एग्जाम में और काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति
जाता है। तो याद रखेंगे भाई 14 अगस्त को, कब? 14 अगस्त को मनाया जाता है। 3 क्वेश्चन हो गए, काफी महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे क्लास में याद कर लेंगे, 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेते हैं। 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। के अवसर पर स्थित कर्तव्य पथ में मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव का भी समापन भी किया गया। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक जो शुरुआत थी, अगर पूछ ले कि जो आजादी का अमृत महोत्सव है इसकी शुरुआत कब हुई थी, बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप क्या याद रखेंगे कि भाई शुरुआत हुई थी 12 मार्च सन 2021 को। कब? 12 मार्च सन 2021, ये भी याद रखेंगे। 31 अक्टूबर सन 2023 को इसका समापन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, आजादी के अमृत महोत्सव की हाँ ये हम कर चुके हैं, 12/2021 को स्टार्टिंग हुई थी। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालय विभागों को आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार भी दिया। और आप मुझे ये बताएंगे ऑफलाइन कमेंट में, वर्तमान में भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कई बार यह क्वेश्चन बना है, एसएससी वगैरह में तो नॉर्मल है, बन ही जाता है, लेकिन स्टेट लेवल पीसीएस, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। कितनी बार मैंने क्लास में कराया है, तो सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट मतलब कि शानदार शीर्ष जो 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन से हैं? पहला है भाई जम्मू, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जम्मू कश्मीर। दूसरा है भाई गुजरात राज्य, और तीसरा नंबर पर 2 स्टेट थे, हरियाणा और राजस्थान, सभी बच्चे याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आजादी उत्सव के दौरान उत्कृष्ट कभी शानदार प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 मंत्रालय भी हम जान लेते हैं कि भाई 3 शीर्ष मंत्रालय कौन कौन से हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, और थर्ड केंद्रीय रेल शिक्षा मंत्रालय। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर सन 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यासन किया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण में इस स्मारक का शिलान्यासन हो गया है। मेरी माटी मेरा देश इस बार काफी चर्चा में है, क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। ध्यान देंगे भाई, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश एक देश व्यापी और लोकाभिमुख अभियान। कैसा है भाई ये अभियान? एक तो एक देश व्यापी मतलब पूरे देश में फैला है, देन एक लोकाभिमुख अभियान है, मतलब लोगों को अभिमुख करने वाला, ठीक है, खुशी देने वाला यह अभियान है, जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आजादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था। नेक्स्ट, इस अभियान का आयोजन कब हुआ था? 9 अगस्त से 31 अक्टूबर सन 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यह अभियान उन वीरों एवं वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि आयोजित किया है जिन्हें देश के लिए सर्वोच्च भाई बलिदान दिया है। नेक्स्ट, इस अभियान की टैगलाइन क्या है? क्या भाई? मिट्टी को नमन और भाई जो वीर है उनको वंदन, इसकी क्या थी भाई? टैगलाइन थी। नेक्स्ट में मैं आपको कराऊंगी नमो भारत की पहली रैपिड रेल और गंगे डॉल्फिन उत्तर प्रदेश, और भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यह थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ईद दृष्टि हम कर रहे हैं सन 2023 और 24 की, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आगामी एग्जाम, चाहे आप यूपी पीसीएस रॉयल के एग्जाम की तैयारी करें, 17 मार्च के पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करें, बाकी जो वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी करें, यह क्लास आपको पूरी हेल्प करेगी। तो सभी को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक क्लास को देखना है। प्लेलिस्ट में डेली बना रही हूँ,
ये आज हमारा दूसरा लेक्चर था। ऐसे ही मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊंगी। सभी को सारी क्लासेस देखनी है। यहाँ से 30 से 35 प्रश्न, कभी कभी 40 प्रश्न भी देखे गए हैं, तो भाई हल्के में नहीं लेना है। सारी चीजों को डिटेल में कर रहे हैं और मैं बताते जा रही कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपको साथ साथ नोट करते हुए चलना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और मतलब शेयर कर देना। और चैनल को, अगर आप अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर नए हैं तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। खत्म करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, कुछ ना भी मिला तो क्या, कुछ दुर्बा तो नया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमें डर के नहीं बैठना है कि भाई ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या हो गया। तो भाई कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। जब आप इतना पढ़ लिख लेते हैं ना, तो किसी ना किसी क्षेत्र में तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। तो अगर एक दो फेलियर का सामना करना भी पड़ जाए तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने आप पर विश्वास रखना है और क्या पता आपके लिए कुछ बेहतर ही लिखा हो। धन्यवाद। मिलते हैं आपको फिर अगली क्लास में। शुक्रिया।